नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ज़ेनिथ बैच। जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और इवन जो स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मई 2021 से बैच शुरू हो रही है और ये करीब करीब चलेगी 28 मई 2022 तक। करीब 1 साल तक ये चलने वाली बैच है, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आप पवन वाग कोड यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी पर आपको क्या मिलता है। तो कंफर्ट जोन में रह के आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, बैच कोर्सेज मिलते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको यहाँ अवेलेबल है। साथ ही में जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत बढ़िया से वेल स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं। हर चौथा सेशन जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाती है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों, आप प्लस और आइकॉनिक ऐसे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। अभी जो मैंने फीचर्स बताया वो सारे के सारे प्लस के हैं। और आइकॉनिक में आपको मिल जाता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट का गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस। बहुत कुछ है जो आपके लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल है। आप अनअकैडमी पर साथ में IIT JEE के साथ में 11th-12th का जो कोर्स है वो कॉम्बो ऑफर है, जो कि 81,000 के आसपास आता है। वो करीब करीब आपको पड़ता है 65,000, अगर आप यहाँ पर जो है पवन वाग कोड यूज़ कर लेते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग मंथ्स के लिए अलग अलग इसके ईयर्स के हिसाब से यहाँ पर फीस है। प्लस की और आइकॉनिक की अलग अलग फीस है। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 48 मंथ्स के लिए कहा जाए तो 48 मंथ्स मतलब ये कि 2 साल आप जेई नीट फाउंडेशन में पढ़ेंगे और 2 साल आप IIT JEE में या नीट में पढ़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए 17,500 का है, लेकिन वो पवन वाग कोड यूज़ करके आपको 15,750 में पड़ेगा। और 2 साल का कोर्स जो है प्लस का वो 21,000 का है, जो आपको 18,900 में पड़ेगा पवन वाग कोड यूज़ करके। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी बाय यूजिंग रेफरल कोड पवन वाग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट्स आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट मैंने आप लोगों को पल्स तक करा दिया था। पल्स का मैंने बता दिया था कि एक्चुअली में जो हम लोगों का बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, वही हम लोग उसको मेजर करते हैं पल्स के बेसिस पर। इसी से आगे करते हैं। द पल्स कैन बी फेल्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन द बॉडी। जो पल्स होती है हमारी बॉडी में पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम लोग मेजर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे बॉडी की स्किन के ज्यादा डीप होती है। सिर्फ 3 ही आर्टरी है जो थोड़ा सा सरफेस पर ऊपर प्रेजेंट होती है। एक होती है हमारे कैरोटिड, एक होती है हमारी ब्रैकियल, एक होती है हमारी रेडियल। All locations where the pulse can be felt are shown. Pulse rate is equal to the heart rate. और चाहे किसी भी लोकेशन पर पल्स हम लोग फील करें, हमें जो पल्स रेट होता है वो हमारे हार्ट रेट के इक्वल होता है। पल्स रेट स्लीप, इमोशंस, एक्सरसाइज, एंग्जाइटी हायर देन नॉर्मल। लेकिन यहीं पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पल्स रेट स्लीप कर रहे हैं, कोई भी इमोशन में एंग्जाइटी चिंता करते हैं, तो हम लोगों का जो पल्स रेट है वो अबाउ 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइकेर्डिया, टेकिकार्डिया। इट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। और जब कभी भी पल्स रेट स्लो हो जाएगा, बिलो 60 बीट्स पर मिनट हो जाएगा, 72 होना चाहिए नॉर्मल में। एक नॉर्मल पर्सन का 70 से 72 पर मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 70 बीट्स पर मिनट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। इट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। अब आ जाते हैं हम लोग बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सिटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। एक्चुअली पहले बीपी समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से हार्ट से जो ब्लड है आर्टरीज में एंटर करता है। सेम एज इट इज हमारा वेन से जो ब्लड है वो लो प्रेशर से हमारे हार्ट में जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी वेसल्स है, चाहे आर्टरीज हो चाहे फिर वेन्स हो, उनके वॉल मतलब उनके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड करता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड करता है। तो जब ये किसी भी प्रेशर से फ्लो करता है, चाहे हाई प्रेशर से करता है चाहे फिर लो प्रेशर से करता है, इनकी वॉल्स पर वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर कुछ प्रेशर लगाता है, कुछ प्रेशर एक्सर्टेड करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एंड इट इज मेजर्ड बाय स्पाइरोमेनोमीटर।
हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्पाइरोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। आपने देखा भी होगा, किसी लोगों का हुआ भी होगा। ग्रीन कलर का क्लॉथ होता है, उसको रैप कर लिया जाता है, फिर उसको एक इस तरीके से पंप करते हैं और फिर हम लोग का मेजर होता है। ज्यादातर जो मेजरमेंट होता है वो आर्टरीज में होता है, क्योंकि आर्टरीज में हाई प्रेशर से फ्लो करता है और उसी से हमें पता लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले है यहाँ पर आर्terial ब्लड प्रेशर। प्रेशर exerted by blood on the wall of artery is called arterial blood pressure। यहाँ पे जो ब्लड है आर्टरीज की जो वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं आर्terial ब्लड प्रेशर। प्रेशर ऑन आर्terial wall during ventricular contraction is systolic pressure। हम लोगों ने दो टाइप के प्रेशर, दो टाइप की चीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था आर्टेरियल सिस्टोल, एक पढ़ा था आर्टरी डायस्टोल। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब कभी भी वेंट्रिकुलर, जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक, ये हमारा हार्ट है इस तरीके से, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है, वेंट्रिकल्स हैं, आर्टरीज होती है। अब इसमें क्या कहा कि यहाँ पर जो हमारी आर्टरीज की वॉल है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइमिंग पर ये हमारा जो ब्लड है नीचे की साइड आता है, राइट। यानी कि हमारी आर्टरीज क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आर्टरीज की वॉल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आर्टरियल सिस्टोल बोलते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पर जब हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ जो हमारी वेंट्रिकुलर वॉल है ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल का मतलब क्या होता है कि जब हार्ट की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी उसी को बोलते हैं सिस्टोल। For a normal healthy adult, the average value is 120 mm Hg। एक नॉर्मल हेल्थी एडल्ट पर्सन की जो बीपी होना चाहिए, सिस्टोलिक जो प्रेशर होना चाहिए वो 120 mm Hg होना चाहिए। Pressure on arterial wall during relaxation of ventricles is called diastolic pressure। यही हम बात करें कि जब हमारा आर्टरीज डायस्टोल हो जाती है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो गई, अब उसमें कोई भी खिंचाव वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तब हम इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोल मतलब एकदम रिलैक्स कंडीशन में इट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 mm Hg। तो अगर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? SP अपॉन टीपी। एसपी कितना होना चाहिए? 120 और टीपी कितना होना चाहिए? 80, जिसके हम लिखते हैं 120 बाय 80 mm Hg। ये है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल पर्सन का। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। अब यहाँ पर क्या है, जब कभी भी हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस निकालते हैं ये हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। जैसे हम लोग का सिस्टोलिक कितना है? 120, डायस्टोलिक कितना है? 80। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? नॉर्मली इट इज 40 mm Hg। जो नॉर्मली है वो हमारा 40 mm Hg होना चाहिए। हाँ सॉरी, 40 mm Hg आएगा, इसको माइनस करेंगे तो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इंडिकेट मेल फंक्शनिंग ऑफ। लेकिन जब कभी भी ब्लड प्रेशर की वैल्यू में मेल फंक्शनिंग हो जाता है, डेविएशन होने लगता है, जो वैल्यू है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया या फिर लो हो गया। आर्टरियल इनएलास्टिसिटी ऑफ हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। यहाँ पर होता क्यों है कि आर्टरी की इनएलास्टिसिटी या फिर आर्टरीज क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, उनको जो एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? काफी सारे रीजन हो सकते हैं। डिपोजिशन ऑफ फैट्स लाइक कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज, हो सकता है आर्टरीज की वॉल्स पर क्या है, फैट जैसे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है। renal diseases and emotion induced hormone changes, obesity etc। इसके अलावा हो सकता है कोई renal disease है। renal disease समझते हैं, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई है। किडनी से रिलेटेड डिजीज होने का मतलब है कि जो ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस है जो फिल्टर हो जाने चाहिए किडनी में वो नहीं हो पा रहे हैं और आर्टरीज की वॉल्स पर ही स्टिक हो जा रहे हैं। इमोशंस, हम लोग की बॉडी के अंदर इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से हार्मोन चेंज हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा आता है। इस
कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है लोअर हो जाता है नॉर्मल में, यानी कि 90 और 60 mm, इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। जब हम लोग का ब्लड प्रेशर इन सारे रीजंस की वजह से लो हो जाता है, यानी कि हम लोग का कितना रहना चाहिए, 80 होना चाहिए, लेकिन वो वेरी कर गया 90 और 60 के बीच में, इट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। और यहीं पर अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है नॉर्मल में, दैट मींस हम लोग का 120 होना चाहिए, लेकिन 90 और 140 के बीच में आ गया, तो हम इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। And various factors that affect the blood pressure are cardiac output, peripheral resistance, blood volume, length, diameter of the blood vessels, viscosity of blood, age, gender, venous return, sleep, emotions, exercise, and और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। जैसे कार्डिक आउटपुट बताया था ना, कार्डिक आउटपुट बताया था लास्ट वीडियो में, जाके देख सकते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड का वॉल्यूम, या फिर लेंथ ब्लड वेसल्स की, डायमीटर कितना है, ब्लड की विस्कोसिटी कितना गाढ़ापन है, एज भी फैक्टर करता है, जेंडर भी फैक्टर करता है, जैसे फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वेनस रिटर्न का मतलब कि हम लोगों का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है। अच्छे से स्लीप नहीं लिए, इमोशंस, अब इमोशन ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं हो पाई है, एंग्जाइटी, चिंता कर रहे हैं, ये सारे कारण रहते हैं, कॉजेस रहते हैं ब्लड प्रेशर को। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट। यहाँ पर हमने देखा था कि जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है अप्रोक्स 1 मिनट का 5 लीटर रहता है, कि 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हमारा क्या होगा, पंप होगा। इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, लेकिन यही कार्डिक आउटपुट अगर इंक्रीज हो जाता है, या सपोज करिए 5 लीटर की जगह 6 या 7 लीटर हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। और ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, मतलब कि ब्लड को आर्टरीज में फ्लो करने में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रही है, रेजिस्टेंस हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि ब्लड वेसल का डायमीटर कहीं छोटा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया है। Decrease in diameter of arteries and capillaries under the effect of vasoconstrictors like vasopressin or ADH cause increase in peripheral resistance and thereby increase in blood pressure। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो ब्लड वेसल्स का, यानी कि आर्टरीज का, कैपिलरीज का डायमीटर डिक्रीज हो गया। डायमीटर इतना होना चाहिए, सपोज करो एग्जांपल ले लो, इतना होना चाहिए, लेकिन वो इतना हो गया, डिक्रीज हो गया, इतना हो गया, किसकी किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से। कौन सा हार्मोन, एटीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है ना, हमारे ब्लड के फ्लो को, ब्लड में जो हमारा विस्कोसिटी है, वाटर की प्रेजेंस है, उसको मेंटेन करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। लेकिन जब हमारा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का मतलब कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज और कैपिलरीज का डायमीटर कम हो जाएगा, जहां पर हम लोगों के जितना ब्लड उस आर्टरीज और कैपिलरीज में फ्लो करना चाहिए नहीं फ्लो कर पा रहा है, उससे कम फ्लो कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज। ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड thus ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। एक और कॉज हो सकता है कि सपोज करिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्या हो गया कि जो ब्लड का वॉल्यूम है उसकी बॉडी से लॉस हो गया। जहां ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड को फ्लो करने में प्रेशर लगेगा, है ही नहीं, उतना ब्लड ही नहीं है भाई, बस मजबूरी में जितना बचा उतना फ्लो हो रहा है, तो क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, ये हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्लड की विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी मतलब कि कितना उसमें थिकनेस है और कितना नहीं है। जितना ज्यादा ब्लड हम लोगों का एकदम फ्लूइड फॉर्म में होगा, इजीली फ्लो करेगा। वहीं पर आप उसको गाढ़ा कर दो, थोड़ा विस्कस कर दो, तो ब्लड फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी ना, होगा कि नहीं होगा। So blood pressure increases with age due to the increase in elasticity of blood। इसीलिए एज जैसे जैसे हम लोगों की बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा एज बढ़ जाएगी उतनी ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी इनएलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है। क्या हो जाएगी वहां पर, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो करना चाहिए अपने खिंचाव करते हुए वो नहीं कर पाता है। Amount of blood brought to the heart via the veins per unit time is called venous return। यहाँ पर बोला गया है कि हमारी पूरी बॉडी का ब्लड वेन से होते हुए हमारे हार्ट में एंटर करता है
1 यूनिट टाइम में, यानी कि बोल सकते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में लिख सकते हैं ना वो, कि 1 मिनट में हमारी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से हार्ट में एंटर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं वेनस। वेनस मतलब जो वेन से आया है। और ये हमारे किसके प्रोपोर्शनल होता है? ब्लड प्रेशर के, क्योंकि जितना हमारा आर्टरीज में जितना प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा, उतनी ही जल्दी वो हमारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट। सपोज करो ये सेल है, सेल के अंदर अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस परफॉर्म कर ली है, और इसके अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करना है वेन वाले में, लेकिन वो करेगा तो तभी ना जब उसके सेल को प्रेशर करेगा, प्रेशर मिलेगा, भाई कोई चीज है भरी हुई है, जब तक हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे आर्टरीज आ रही है, और आर्टरीज में जो ब्लड जितने प्रेशर से आएगा पूरे इधर को, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको तो इस तरीके से वेन में भेज देगा ना। ब्लड वेसल्स में, या फिर कह सकते हैं कि जो हम लोग का वेनस रिटर्न है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेन से होते हुए हार्ट में आ रहा है, वो भी किसके प्रोपोर्शनल है? ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड प्रोपोर्शनल है। ब्लड प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल। इसके अलावा ब्लड प्रेशर ये भी डिपेंड करता है, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि हमारी ब्लड वेसल का लेंथ कितना है। Blood pressure can also be affected by vasoconstriction or vasodilation. ब्लड प्रेशर हमारा इफेक्ट करता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का यहाँ पर जो कंस्ट्रिक्शन हो गया, कंस्ट्रिक्शन मतलब जो हम लोगों का आर्टरीज और वेन्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब सिकुड़ गई है। Females have slightly lower BP than males. Her age before menopause. मेनोपॉज पता है ना, मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का परमानेंट जो स्टॉपेज हो जाता है। तो फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में जो बीपी है कंपैरिजन टू मेल्स थोड़ा सा लोअर होता है बिफोर मेनोपॉज, यानी कि जब उनका स्टॉपेज होता है उससे पहले। However, the risk of high BP increases in the females after menopause sets in. लेकिन जैसे ही फीमेल्स में मेनोपॉज हो जाएगा, मेनोपॉज मतलब परमानेंट स्टॉपेज हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद फीमेल्स में बीपी हाई रिस्क हो जाता है इंक्रीज होने का। कहते हैं मूवमेंट मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ये मशीन आपको दिख रही है, सबने देखी होगी भाई। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पाइरो मैनोमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ inflatable rubber bag covered by cotton cloth, मानते हैं ना आपको, रबर बैग होता है। इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स टू अ मर्करी मैनोमीटर, और फिर ये हमारे इस ट्यूब से कनेक्टेड होता है, वो ट्यूब में हमारी मर्करी फिट होती है, इसको बोलते हैं मर्करी मैनोमीटर एक साइड से, और दूसरी साइड पे वो रबर बल्ब होता है, इसको प्रेस किया जाता है, इस तरीके से करती है, इस तरीके से प्रेस करते हैं। ड्यूरिंग मेजरमेंट द पर्सन इज आस्क्ड टू lie in a sleeping position। कहा जाता है कि जब हम लोग किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको बिल्कुल लिटा दिया जाता है, स्ट्रेट बॉडी कर दी जाती है उसकी। And the instrument is placed at the level of heart and the cuff is tightly wrapped around upper arm। इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल हार्ट के लेवल पर प्लेस कर देते हैं और हमारी आंख को टाइटली रैप्ड कर देते हैं उस कफ से। उसके बाद कौन सी आर्टरी पर करते हैं? ब्रैचियल आर्टरी पर करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो ब्रैचियल आर्टरी में जो प्रेशर चल रहा है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। उसके बाद फिर हम लोगों को जो कफ होता है जैसा इस तरीके से उसको लूज करते हैं, धीरे धीरे इसको लूज करते हैं, ताकि जो ब्लड यहाँ पर रुक गया है अब वो किस प्रेशर से आगे एंटर करेगा, आगे फ्लो होगा, उसी प्रेशर को तो हमें मेजर करना है। उसी तरीके से मेजरमेंट हो जाता है, और इसमें जो साउंड आती है वो होती है पल्सेटाइल साउंड। पल्सेटाइल साउंड। At this moment, pressure indicated in manometer systolic pressure। इस टाइम पर वो जो पूरा मीटर लगा रहता है ना मैनोमीटर, वो सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करता है। Sounds heard during measurement of blood pressure are called Korotov sound। जब ब्लड प्रेशर की टाइमिंग पर साउंड आती है ना, तो साउंड को बोलते हैं Korotov sound। Pressure in the cuff is further lowered till any pulsatile sound cannot be heard due to smooth blood flow। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को जो साउंड है वो हमें नॉर्मली नहीं सुनाई देती है। अब आप कहेंगे हमें तो साउंड आती नहीं है, डॉक्टर हमारा चेक करते हैं।
वो ठीक है, इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो जो कफ होता है ना थोड़ा सा मोटा होता है, तो सारी की सारी साउंड उसमें दब जाती है। एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेटेड इन मैनोमीटर इज डायस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग धीरे धीरे कफ को स्टिल मतलब करते चले जाते हैं, मतलब ढीला करते चले जाते हैं, उस टाइमिंग पर हमें कोई साउंड नहीं तब करती है, क्योंकि उस टाइमिंग पर जो ब्लड है वो स्मूथली फ्लो कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है, क्या हो गया, सबसे पहले कफ को हमारे ब्रेथियल आर्टरी से कस के एकदम बांध दिया, कस देते हैं ना, सभी लोगों को पता होगा कस दिया जाता है, फिर हम लोग मेजर करते हैं कितना है, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा ब्लड है एक जगह पे हम लोगों ने रोक दिया, रोकने के बाद फिर वो ढीला किया, तो वो ब्लड कितनी प्रेशर से आगे फ्लो करेगा जाना चाहिए, वो सिस्टोलिक हो गया। अब हम लोग को कफ धीरे धीरे करके ढीला करते जाते हैं, ढीला करते जाते हैं, ढीले में क्या हुआ कि ब्लड क्या है अपने स्मूथली आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, स्मूथली आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर यहाँ पर जो एक नॉर्मल पर्सन है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 120/80 mmHg, तो नॉर्मल है। अगर यही वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है तो वो पर्सन नॉर्मल नहीं है, राइट। इसके बाद हम लोग का हाइपर टेंशन, persistently raised blood pressure higher than the normal is called hypertension। अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हायर हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे कि कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया 140 हो गया या फिर 90 हो गया, राइट। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हाइपरटेंशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कह दीजिए, या फिर आप थ्रेशोल्ड ऑफ हाइपरटेंशन कह दो, यानी कि 180/120 mmHg एंड हायर रीडिंग्स आर डेंजरस टू द हेल्थ। यहाँ पर कितना दिखा दिया गया है, वैसे कितना होना चाहिए 120/80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो गया 120 की जगह 180, 80 की जगह हो गया 120, मतलब कितना ज्यादा हाई हो गया। इट इज डेंजरस टू द हेल्थ, ये हमारे हार्ट को, ब्रेन को, किडनीज को, किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। Under the condition of hypertension, heart uses more energy for pumping, which causes angina pectoris, the chest pain, due to lowered blood supply to cardiac muscles and may lead to myocardial infarction। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम लोग का जो ब्लड है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है हाइपरटेंशन में। अब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से ब्लड को फ्लो करने के लिए हमारा हार्ट ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ एक आराम से कर रहा था नॉर्मली, कहाँ अचानक से बहुत तेज काम करने लगो, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, राइट। जिसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस इस कंडीशन में चेस्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि हमारे कार्डियक मसल्स को जितनी ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, और इससे हमें क्या हो जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। Myocardial infarction, and there are more chances of brain hemorrhage due to hypertension। और hypertension की वजह से किसी को ब्रेन हेमोरेज भी हो जाता है, right। And arteries in brain are less protected by surrounding tissues compared to other organs। ध्यान रखिएगा हमारे ब्रेन में जो आर्टरीज होती है ना लेस प्रोटेक्टेड होती हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन्स में जो हमारी आर्टरीज जा रही है थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है, उनके ऊपर कवरिंग है, आसपास के सराउंडिंग की कवरिंग है, लेकिन ब्रेन में आर्टरीज के ऊपर ना तो कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ना ही अपने आसपास के सराउंडिंग से प्रोटेक्टेड होती है। इसलिए हाइपरटेंशन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो हमारे ब्रेन को होता है, क्योंकि ब्रेन में आर्टरीज प्रोटेक्टेड नहीं होती। इन किडनी द हाइपरटेंशन में कॉज किडनी फेलियर, कभी कभी हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। एक होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। इसको हम लोग आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इन दिस कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज gets deposited in blood vessels, supplying blood to the heart muscles, making the lumen narrow। इस कंडीशन में होता क्या है, हमारी बॉडी के जो कैल्शियम है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है और फाइब्रस टिश्यूज है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाते
क्या हो गया, पाइप। ब्लड वेसल इज जस्ट लाइक अ पाइप। तो ये सारे के सारे हमारे पाइप में ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो गए। ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने का मतलब है कि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा क्योंकि ब्लॉक हो गया। जब हमारी ब्लड वेसल्स ही ब्लॉक हो गई है क्योंकि उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई। ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने का मतलब है कि हमारे जो ब्लड फ्लो होना चाहिए हमारे हार्ट में, हार्ट मसल्स में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है, अंदर का स्पेस है, हमारे अंदर का स्पेस होता है ना, ल्यूमेन वाला, आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो चाहे कैपिलरीज हो, वो क्या है, नैरो, एकदम पतला होता चला जाएगा क्योंकि उसके अंदर किसकी डिपॉजिशन होता जा रहा है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू का, राइट। एक है आपका एंजिना पेक्टोरिस। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसकी क्या क्या होती है, तो देख लें। इट इज द पेन इन द चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स बिकॉज ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस। कुछ भी बोल दीजिए। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है। लगता है कभी कभी आप लोगों ने महसूस भी किया हो इस पूरे पेन को, लेकिन हमें पता नहीं लग पाता कि हाँ ये वही वाला है एंजिना पेक्टोरिस है। क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा चेस्ट पेन है। क्यों होता है, जब हमारे कार्डियक मसल्स में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या है यहाँ पर, देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई, जो कार्डियक मसल्स तक नहीं पहुंच पाई। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल पेन एंड हेवीनेस इन द चेस्ट। बहुत सारा पेन होने लगता है चेस्ट में, चेस्ट एकदम हैवी भारी सी हो जाती है, और पेन फिर धीरे धीरे करके हमारे नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर तक धीरे धीरे करके ये पेन क्या है हमारा बढ़ता चला जाता है। द पेन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एक्सर्शन। और ये जो पेन है इसका रिजल्ट होता है एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब है कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हमें मिल नहीं पाती क्योंकि हार्ट में हमारी मतलब ब्लड नहीं जा पा रहा है। वो ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। होता है हमारा एंजियोग्राफी। एक पॉइंट है हमारा एंजियोग्राफी। एक्सरे इमेजिंग ऑफ द कार्डियक ब्लड वेसल्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ब्लॉकेजेस इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। क्या होता है कि अभी क्या था, हम लोगों ने देखा कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई है, ये तरीके से एक्सरे इमेजिंग होती है कार्डियक ब्लड वेसल्स की। एंजियोग्राफी क्या है, ये एक्सरे इमेजिंग है कार्डियक ब्लड वेसल्स की, कि किस जगह पर कौन सी आर्टरी कितनी ब्लॉक हो गई है हमारे डिपोजिशन से, फैट, कोलेस्ट्रॉल से, उसे बोलते हैं एंजियोग्राफी। So depending upon the degree of blockage, remedial procedures like angioplasty, bypass surgery are performed. फिर उस डिपेंड करता है कि कितनी ब्लॉक हुई है, पूरी ब्लॉक हो गई है, आधी हुई है, कम हुई है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कितना टाइम। उसके बाद क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी मतलब बाईपास सर्जरी करते हैं, फिर उसकी जो पूरी जो डिपोजिशन हुआ है उसको हटाया जाता है। And in angioplasty, a stent is inserted at the site of blockage to restore the blood supply while bypass surgery. इसमें क्या करते हैं, एक स्टेंट होता है, स्टेंट मतलब तरीके डंडा सा ट्यूब होता है, उसको आर्टरी के अंदर डाला जाता है, आर्टरी के अंदर डालते हैं और फिर उसको इस तरीके से राउंड राउंड करवाते हैं ताकि इसके ब्लॉक जितनी भी चीजें डिपॉजिट है वो बाहर निकल जाए, उसका ब्लॉकेज क्या हट जाए और ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से होने लग जाए। बाईपास सर्जरी करते हैं। The arteriosclerotic region is bypassed with a part of the vein or artery taken from other suitable part of the body like hands or legs. यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर क्या है, bypass with part of the vein or artery taken from any other suitable part of the body like hands or legs. यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्टेंट जो ट्यूब एंटर कराती है वो डायरेक्ट, जैसे सपोज करो ये आर्टरी है, ये ब्लॉक हो गई है इसके बीच में, तो डायरेक्ट यहाँ नहीं डालेंगे, बल्कि कोई इसकी हैंड की या लेग की जो आर्टरी है वेन होगी वहां से उस स्टैंड को एंटर कराया जाएगा, फिर वहां पे जो ब्लॉकेज वाला पार्ट है जो भी डिपॉजिट हो गया देन फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। ऐसा
नहीं है कि डायरेक्ट वहीं से किसी पार्ट में एंटर कर देते हैं। दैट इज एंजियोग्राफी। एक होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, ये तो सभी जानते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सेवरली डैमेज्ड हार्ट बाय नॉर्मल हार्ट फ्रॉम ब्रेन डेड और रिसेंटली डेड डोनर इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट, ये होता है हार्ट ट्रांसप्लांट करना। किसी किसी का जो हार्ट है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, बिल्कुल ही काम करने लायक नहीं बचता, कंडीशन में उसके हार्ट को नॉर्मल हार्ट से डिस्प्लेस किया जाता है, जिसे बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। इस कंडीशन में दो चीजें हैं कि या तो जो डोनर है उसकी डेथ पहले से ही हो चुकी है, उसने अपने हार्ट को मरने से पहले बोल दिया है कि मैं अपना हार्ट डोनेट करना चाहता हूँ, कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई भी पर्सन है वो जिंदा है लेकिन स्टिल अपने हार्ट को डोनेट करना चाहता है, ये प्रॉब्लम है। Heart transplant is necessary in case of patient with end stage of heart failure and severe coronary arterial disease. और हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत जरूरी है ऐसी कंडीशन में जब हार्ट बिल्कुल एंड स्टेज पर फेल हो चुका है, बिल्कुल इतना फेल हो गया है, एंड स्टेज चल रही है, मरने वाला है, या फिर अगर उसको कोरोनरी आर्टरियल डिजीज हो गई है, तो विद इन 1 वीक और 2 वीक्स में उसके हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में हो ही जाता है, नहीं मिल पाता भाई डोनर, क्योंकि कोई भी पर्सन अपना जिंदा रहते हुए हार्ट क्यों डोनेट करेगा, राइट। किसी की डेथ हो गई है तो डेथ के टाइमिंग पर विद इन 1 आवर में अगर कोई डोनेट कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ तक कर लिया, उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, साइलेंट हार्ट अटैक, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन इसको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय टू ऑल।